यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर और आज के मेरे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं ऐसी शख्सियत से जो एज ए प्रोफेशनल टीचर भी है और साथ ही साथ पोएट भी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रेवा जम्वाल जी की। उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे उनकी कविताओं से। वेलकम टू यंग बाइट्स। थैंक यू बेटा। मैम, सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपकी कविता से, उसके बाद जानेंगे आपका जन्म कैसी रही है। जी हाँ। हाँ, मैं बेटी हूँ, माँ के खून से सिंची हूँ और बाप की आँख का हूँ तारा। लड़के की तरह मैं भी मुट्ठी बांध के पैदा होती हूँ। भूख लगे तो रोती हूँ, माँ की लोरी सुन के सोती हूँ। मैं पिंजरे में जकड़ी जाती हूँ, वो आज़ाद पंछी बन फिरते हैं। मैं अपनी पहचान खो जाती हूँ, मैं औरों के नाम से जानी जाती हूँ। वो अपना घर बनाते हैं, मैं अपने घर की खूंटी पर किसी और की तख्ती बन के टांगी जाती हूँ। जी हाँ, ये एक बेटी के शब्द है कि जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है, वो बेटी जो है उम्र की उसमें जकड़ी जाती है। उसके पहरे हैं, उसके खाने पे, उसके पीने पे, उसके पहनने पे, उसके ओढ़ने के। वही बेटी जो बचपन में अपने भाई के साथ एक जैसे हक लेकर वो पैदा हुई थी। तो ये पॉइंट जो है, ये मैंने बेटी को संबोधित करते हुए अपने मन के कुछ विचार जो थे वो इसमें लिखे हुए हैं। तो इसी तरह की पॉइंट्स जो है मैंने शुरू में लिखना शुरू की थी। तो धीरे धीरे बढ़ते सफ़र में ये जो पोइम्स लिखने का वो जो मेरा एक रास्ता था वो इतना ज़्यादा बढ़ नहीं सका, क्योंकि जब से मैंने आपको बताया कि जैसे उम्र के बढ़ते जाते हैं सहरे हमारे भी बढ़ते जाते हैं। तो मेरी उम्र के साथ पहले बढ़ते गए। मेरा रास्ता जो था वो मेरे से छीन लिया गया और मुझे एक दूसरे रास्ते पे जाना पड़ा। तो बहुत ही प्यारी इन्होंने जो कविता सुनाई है, अगर समझो तो काफ़ी गहरा मीनिंग है इसका। इसके साथ साथ आप एज ए टीचर है अभी, इसकी जर्नी कैसे शुरू हुई? जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा काम लड़कियों का, हमारा व्यवसाय जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये हमारी सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे भी जैसे मैं यहाँ पे अपनी एजुकेशन पूरी की, तो एजुकेशन के बाद जो था मुझे ये प्रोफेशन जो है वो चुनना पड़ा। लेकिन इस प्रोफेशन में आके भी मुझे लगा कि मैं जो अपने अंदर की चीज़ हूँ उसको मैं आगे बढ़ाती जाऊँ। तो वक्त के साथ मैं अपने प्रोफेशन में भी चलती गई और साथ साथ मैंने ये काम भी जो था वो साथ। जैसे आप कविताएं लिखती, कैसे कॉन्सेप्ट आपको आता है जो आपके साथ बीती होती है, आप उसे अपने किताबों में लिख देती हैं, या कैसे आप आइडिया कैसे आता है लिखने का? जब मैंने पहली पोइम लिखी थी तो उस वक्त मुझे ये लगा था कि जैसे मैं एक बेटी हूँ, तो मुझे उस वक्त ये लगा कि मैं जब ठीक है मैं अपने घर में रह रही हूँ, साथ में जैसे ही मैंने स्कूल ज्वाइन किया वहाँ से जो मुझे डिफरेंस लगता था बच्चों में कि वही बच्चे जो हैं एक छोटी उम्र में दोनों एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी देर में देखा जाता है कि हम उस लड़की को कहते हैं कि आपको जो है 8 बजे के पहले स्कूल में आना है, गेट के पास खड़े नहीं होना है। इस तरह की जो बंदिशें थी, कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि वो बंदिशें सिर्फ इस लड़की पे ही क्यों हैं, उस लड़के पे क्यों नहीं। वो साथ में घर से निकलते हैं लेकिन हमारी बंदिशें उसी पे होती हैं। इसी चीज़ को आगे लेकर मैंने छोटी छोटी पोइम्स लिखी और मैं चाहती थी कि ये पोइम्स जो हैं वो लड़कियां बोलें ताकि उनके अंदर की भावनाएं जो थी वो बाहर आए। एजुकेशन की बात की जाए, अपनी स्कूलिंग की बात की जाए, कॉलेज की बात की जाए, तो कहाँ पे हुई है? जब मैं जैसे कि उधमपुर से रहने वाली हूँ, तो मेरी बेसिक जो एजुकेशन है वो उधमपुर से ही हुई है। और उसके बाद मेरे जो पिताजी हैं वो बहुत ही जो खुले विचारों वाले थे। तो उस वक्त में उन्होंने मुझे को एजुकेशन कॉलेज जो हमारा उधमपुर का था वहाँ पढ़ाया था। तो ज़्यादा मुझे ये जो लिखने का और लड़कियों का अंदर को कम करने की जो प्रेरणा जो है ये मुझे मेरे फादर से भी मिली है, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी भी नहीं रोका था कि वो जब भी कहते थे वो ये कहते थे कि जिधर भी जाओ जो भी करो सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा उनको खुल के नहीं बताना है, तो बाकी जो भी करो। इसलिए मैं अपने मैक्सिमम क्रेडिट जो है मैं अपने फादर को देती हूँ। एज ए टीचर आपकी कहीं जगह पोस्टिंग हुई होगी, तो ऐसा कभी अवसर मिला आपको जहाँ जिस स्कूल में आपने पढ़ा उसी स्कूल में पढ़ाने का मौका मिला हो आपको? ऐसा वो नहीं मिला, लेकिन ये है कि मैं जिस स्कूल में भी गई, जितने भी मैंने अभी तक कम से कम मैंने 10 स्कूल मैंने कवर किए हैं, तो उन स्कूलों में जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स थे वहाँ पे मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रही कि उन लड़कियों को मैं बिल्कुल अपनी तरह समझ के तो उनको वैसी एजुकेशन देती हूँ। एज ए टीचर मैं एक साइंस टीचर हूँ और ये जो लिखना है ये साइंस से बिल्कुल
अलग सी एक जी, जी। चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं उन लड़कियों को साइंस के साथ साथ इसकी पूरी एजुकेशन देती हूँ। एक्सपीरियंस की बात कीजिए तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है? हर एक जगह जिस स्कूल में भी आपकी पोस्टिंग हुई, हर स्कूल का अलग अलग एक्सपीरियंस आपका रहा होगा, तो क्या कैसा एक्सपीरियंस है? स्कूल के बारे में अगर मैं कहूँ तो जितना अच्छा एक्सपीरियंस जो था मुझे, एक प्रिंसिपल जो इस वक्त मैं स्कूल में काम कर रही हूँ कैनालवुड हाई सेकेंडरी स्कूल में, यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं ये भी एक लेडी हैं, सुषमा मैडम जी, लेकिन इनकी जो अंदर की ताकत है, इनकी जो अंदर की पॉजिटिविटी है, इसके सब देखकर मुझे लगता है कि हर एक लड़की को, हर एक औरत को इनकी तरह होना चाहिए। ये भी एक लेडी है और ये लेडी को इतना एनकरेज करती है। इसके अलावा इससे पहले एक स्कूल में मैंने काम किया था और मैंने देखा कि जितने भी स्कूल में ये जो वुमेन प्रिंसिपल हैं ये लड़कियों को बहुत एनकरेज करती हैं और ये चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती है। तो इस जैसे आप कविताएं लिखती हैं, आपका बचपन में क्या एम था और आगे जाके जैसे आप टीचर प्रोफेशन में गए हैं, तो आपने सोचा था कि आप एज ए टीचिंग लाइन में जाएंगे? बचपन में मुझे लगता था कि मैं आर्ट और क्राफ्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड जी, हूँ, जी। लेकिन जैसे कि मेरे पिताजी जो हैं वो एक डॉक्टर हैं, अब तो रिटायर्ड हो गए हैं, तो उनकी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन साइंस सब्जेक्ट लेकर भी मेरा इंटरेस्ट जो था वो इसमें बहुत ज़्यादा ये था कि मैं कुछ लिखूँ, कुछ करूँ, लेकिन ये चीज़ मैंने एक टीचर बन के फिर भी इसको मैंने कंटिन्यू जी, किया। जी। तो जैसे अगर आजकल की यूथ की बात की जाए, वो डोगरी की ओर ना काफ़ी कम जा रहा है, डोगरी से पिछड़ता जा रहा है, तो उसी में आपने कोई कविताएं लिखी है उसमें? जी हाँ, डोगरी मेरी मातृभाषा डोगरी है, तो इसलिए मैंने डोगरी में भी काफ़ी लिखा है और डोगरी में मैं आपको एक सुनाती हूँ जी, जी, जी। कि डोगरी च मैं तुसें ये दसनी आ कि एक कुड़ी जेह्ड़ी है कि चाहे वो किन्नी भी बड्डी होई जाए, लेकिन उसी जेह्ड़ा ईर्ख जेह्ड़ा प्यार वो चाहती है, वो ईर्ख उसी जेह्ड़ा है ना वो ओह्दी लास्ट मरदे दम तक नहीं लगता। ते एक मां दी जेह्ड़ी है ना ये ईर्ख दी गल वो सुना रही है, वो आखा दी कि ईर्खे दे बोल तुपदे तुपदे उम्र दराज होई गई, बस वो चेता है जे माओ ने ईर्खे कन्ने धी गलाया हा ते सिरे पर हत्थ टकाया हा। ईर्खे दी लकीर कदे कदे बापू दी अखी च भी आंदी ही, पर ओदे मत्थे दे बल इन्ने गहरे हे कि वो कदे बाहर आई गै नहीं पाई। सोरे आई है सस्सू की भी मैं कदे कदे मां गलाया हा, पर ओदा ईर्खे दा भी बूटा जेड़ा उन्हें अपने पुत्र ताई गै लाया हा। इस ताने बाने च अपना वजूद तुपदे तुपदे अपने की धी गी गोदे च पाई है, जिसले एक अथरू रुड़दा आया ते मैं धी गी गलाया जे ए धीए तुई मैं बाकी ते सब देंग, पर वो ईर्ख कुत्थों देंग, ओदे बगैर ते मैं भी अपना सारा जीवन इन्ने के गवाया। तो बहुत ही प्यारा फिर से इन्होंने कविता जो गुनगुनाई है, काफ़ी प्यारी गुनगुनाई है। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कविता लिखने की शुरुआत कैसे हुई? कैसे आपने सोचा कि मैं कविता लिख सकती हूँ? बचपन से आया है, जो जो आपके साथ होता गया है, जो जो आप देखते गए सोसाइटी में, वैसे करके लिखा या खुद से ही आप बनाते थे? नहीं, थोड़ी तो मेरी जो सोसाइटी की थी, बाकी मेरे मन के अंदर जो लड़कियों के लिए जो भावना है ना वही जो है बाहर निकलना चाहती है। ये चीज़ जो है हर एक लड़की के अंदर है, सिर्फ हमें बाहर लाने का इसको होता है, क्योंकि हमारे साथ सोसाइटी में जो भी हो रहा है, आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन सब मुद्दों पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो एक मुद्दा जो है कि जैसे मैंने आपको बताऊं कि मैंने एक पोइम लिखी थी और मुझे अपनी ये पोइम बड़ी पसंद आई थी कि पिछले 4 वर्षों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन मैं आपको भी पूछती हूँ, आपके माध्यम से मैं समाज को भी पूछती हूँ कि ये जो विचारों की श्रृंखला में जब एक विचार मेरे मस्तिष्क में ये आया है कि स्वच्छता हमारा नारा है, ये सारे हम लोग कह रहे हैं कि स्वच्छता हमारा नारा है, स्वच्छ भारत ही सपना हमारा है, पर एक नन्ही सी कली ने ये प्रश्न किया कि अगर हर गली, हर कूचा, हर शहर, हर मोहल्ला स्वच्छ हो जाएगा तो क्या मेरा भारत स्वच्छ कहलाएगा? क्या फिर मुझे भी, वो लड़की कह रही है, क्या मुझे भी फिर जीने का हक मिल पाएगा? मैं क्या पहनूं, कहाँ जाऊं, कैसे रहूं, क्या ये अंकुश मुझ पर से भी हट जाएगा? तो मैंने उस लड़की को ये जवाब दिया, मैंने उसको कहा कि मैं असहाय सी खड़ी हूँ और मैं भारी मन से ये कहा मैं तुमसे दूर खड़ी हूँ उम्र के इस पैमाने पर आज भी दोनों हाथों से ये आंचल मैंने है अपना थमा। ना तुम आज़ाद हो ना मैं आज़ाद हूँ, ना आज़ाद है कोई भी बेटी अभी, और जब तक विचारों की स्वच्छता पूरे भारत में नहीं आएगी तो बोलो भारत को तुम कैसे स्वच्छ बनाओगे? जब तक तुम इस नारी को स्वच्छता से नहीं अपनाओगे, इसको इसका हक नहीं दिलाओगे तो बोलो भारत को तुम कैसे स्वच्छ बनाओगे? मैम बहुत ही प्यारी आपने कविता लिखी। जैसे
विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, आज के टाइम पे विमेन कितनी एम्पावर हो रही है? देखो आज के टाइम में तो वुमेन जो है बहुत ज़्यादा, जैसे आप देखते हैं कि हमारे जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे महबूबा मुफ्ती जी, उसके अलावा यहाँ हमारे JNK की पहली जो है औरत जो है मुख्यमंत्री है। इसके अलावा आप देखो कि आज चाहे साइंस का उसमें युग में चले जाओ, जब पॉलिटिक्स में चले जाओ, जब किसी भी आप उसमें चले जाओ, तो औरतें जो हैं उन्होंने अपना काम बहुत आगे रखा हुआ है। तो ये चीज़ मैं सोचती हूँ कि आज लड़कियों ने जो क्षेत्र चयन किए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं एक और आपके माध्यम से बात कहना चाहूँगी, जो लड़कियाँ जो औरतें जिस मुकाम पे आज खड़ी हैं, ये हमें हमारे दूसरा जो समाज का दूसरा हमारा तबका है, जो पुरुष वर्ग है, जब तक वो हमारा साथ नहीं देगा, हम अकेले इसको सफर को तय नहीं कर सकते। विमेन एम्पावरमेंट की बात हम करते हैं, कहीं ना कहीं महिला प्रताड़ित भी होती है, क्या कारण रहता है उसका? देखो ये तो एक तो समाज में कुछ एक लोग ऐसे हैं जिनको अभी हमें बहुत दूर तक अभी उनको सुधारना है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें अभी अपने नारियों को भी काफ़ी जो है चीज़ें उनको नई चीज़ों से अवगत करवाना है कि आपको बहुत सारे कानून मिले हुए हैं, बहुत सारे हक हैं आपके, और लड़कियों के लिए उन हक जो हैं उनको वो भी सिखाने हैं और उनके अंदर आत्मसम्मान लाना है, एक आत्मविश्वास जगाना। जैसे आपने बोला समाज को सुधारने की जरूरत है, तो समाज को कैसे सुधार सकते हैं? देखो समाज को सुधारने के लिए हमें अपने युवा वर्ग को समझाना है। युवा वर्ग में चाहे वो लड़की है या लड़का, युवा वर्ग का मतलब है आने वाले नागरिक। तो अगर आने वाले नागरिक हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो लड़के हैं, हमारी बच्चियां हैं, बच्चियों के साथ साथ हमारे युवाओं को भी हमने ये शिक्षा देनी है कि औरत का सम्मान जो है वो पूरी ईमानदारी से करें। और मुझे लगता है कि जो आने वाले समाज के बच्चे हैं उनमें ईमानदारी जाने वाले लोगों से कहीं अधिक है। तो अगर हम उनको ये ईमानदारी का पाठ अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, बेटियों से ज़्यादा बेटों को शिक्षित करेंगे, तो शायद हमारा समाज जो है बहुत जल्दी से। जैसे आपने बड़ा ईमानदारी का पाठ पढ़ाएंगे, सबसे बड़ा योगदान तो एक टीचर का ही रहता है। जी हाँ, सबसे बड़ा योगदान, और हमारी यही वो है कि हम बच्चों के साथ साथ बच्चियों के साथ साथ हम अपने बच्चों को, अपने बेटों को इस तरह की शिक्षा दें कि हर एक स्त्री को उसके जो है वो ईमानदारी से उसका इज्जत करें, उसको उसके हक दें। जब हमारा बेटा शिक्षित हो जाएगा तो हमें लगता है कि हमारी बेटी अपने आप सुरक्षित हो जाएगी, और उस दिन हमें लगेगा कि भारत सच में जो है वो स्वच्छ भी है और भारत महान भी है, और हमारी बेटी उस दिन जो है वो अपना नाम आगे ले जाने के लिए बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माध्यम से जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, जितनी भी महिलाएं देखती हैं, क्या संदेश देना चाहेंगी आप? जी, मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे मैंने बोला ईमानदारी वो हमारे दोनों ही बच्चों में होनी चाहिए। अगर एक बेटी को उसके हक मिल रहे हैं तो बेटी को वो सारे हक ईमानदारी से लेने हैं। थोड़े सा क्या होता है कि जब हमारी बेटी को आज ज़्यादा हक मिल रहे हैं तो वो अपने रास्ते से थोड़ा सा हट रही है, ये चीज़ नहीं। ईमानदारी का मतलब है कि अपने हर एक, जितने आपको अपने राइट्स ओबे करने, उतनी ड्यूटीज़ भी आपने अपनी लेनी है। इसी तरह हमारे बेटे भी जो है, मैं अपने समाज को ये कहूँगी अपने बेटों को शिक्षित कीजिए और अपनी बेटी जो है उसे सही रास्ते पर चलने का सिर्फ एक तालीम दीजिए, तो हमारा समाज जो है वो एक ऐसा समाज होगा कि हम आने वाले दिन में उसका उदाहरण देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ रेवा जम्वाल, काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने दिया, खासकर महिलाओं की बात की जाए, साथ साथ पुरुषों के लिए भी इन्होंने काफ़ी अच्छा मैसेज दिया। अगले हफ्ते ऐसी किसी शख्सियत से फिर से आपको रूबरू करवाएंगे, तब तक के लिए देखते रहे इनवाइट्स। मुझे दीजिए इजाजत, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ, नमस्कार।